हेलो 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 हेलो। तो हम लोग पहले सब लोगों को नमस्कार। हम लोग अभी तक जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का 3 क्लास किए हुए हैं। तीनों इंट्रोडक्शन क्लास था, एक और इंट्रोडक्शन क्लास बाकी है, मतलब बेसिक क्लास है जो सिलेबस में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसको जानना जरूरी है। जानने के बाद तब फिर हम लोग सिलेबस के टॉपिक को देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। तो उसी टॉपिक में से एक टॉपिक आज जो देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। उस टॉपिक को देखने के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस का हमको ये पता चलेगा कि जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ का मिक्सचर हो एक साथ, तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कौन पहले इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। क्योंकि हम लोग पीछे इलेक्ट्रोलाइसिस आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत में देखे थे कि एनायन जो है एनोड पर जमा होगा इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और कैटायन जाकर के जो है कैथोड पर जमा होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। यह आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत में हम लोग देख चुके हैं। लेकिन वो अकेले पदार्थ के लिए था। अब एक से अधिक पदार्थ जब रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे। जैसे कभी कभी, हालांकि आप लोग के सिलेबस से मेटलर्जी में मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन हटा चुका है, तो मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन जब कार्नेलाइट एस से किया जाता था तो वहां पर MgCl2 और KCl दोनों का मिक्सचर हुआ करता था। तो दोनों में से पहले कौन हटेगा, Mg पहले जमा होगा या पोटासियम जमा होगा, इसकी जानकारी हमको डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी ही दे सकता है। ऐसे हम लोग नहीं जान सकते हैं कौन पहले जमा होगा। तो उसी के जानने के लिए हम लोग आगे देखते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। या इसी को बोल रहे थे माइग्रेशन थ्योरी। किसी पदार्थ के वैद्युत अपघटन के दौरान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह पदार्थ आर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर अपने अवयवी धनायन तथा ऋणायन के रूप में विघटित होता है। ये तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। तब ये अवयवी आयन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के पश्चात, मतलब आदान प्रदान,
उपयुक्त इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। जिस पर जिसको जमा होगा, जो हम लोग वहां पर पढ़ चुके हैं कि एनायन जो है जमा होगा एनोड प्लेट पर, कैटायन जमा होगा कैथोड प्लेट पर। तो यही यहाँ पर उपयुक्त वर्ड जो लाए उसी के लिए लाए कि जो जैसा उपयुक्त इलेक्ट्रोड होगा उस पर जाकर के जमा होगा। इस दौरान कुछ ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है, जिसे डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी, विसर्ग विभव ऊर्जा या शॉर्ट में DPE कहा जाता है। अतः जिसका DPE जितना कम होता है वह आयन उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। इलेक्ट्रोड पर जमा होता है अर्थात इलेक्ट्रोड पर जमा होने की प्रवृत्ति 1/, डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी, उल्टा चलेगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्यादा, जमा होने की प्रवृत्ति कम। जिसका कम होगा इसके जमा होने की प्रवृत्ति क्या होगी? अधिक होगी। अतः आयनों का DPE का मान घटने के साथ साथ इलेक्ट्रोड पर जमा होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो DPE का मान जैसे घटता, ये घटेगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर DPE का मान घटने के साथ साथ इलेक्ट्रोड पर जमा होने की प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अर्थात जिसका DPE छोटा वो आसानी से जमा होगा, जिसका DPE बड़ा वो थोड़ा परेशानी से जमा होगा, दिक्कत से जमा होगा। तो ये DPE पर ही डिपेंड करता है कौन जमा होगा आसानी से और कौन जमा होगा दिक्कत से। तो इसको पहले लिख लें, उसके बाद लिख लिए होंगे।
चूँकि एक आध लोग का शिकायत आया था कि लिखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लिखने दिए आपको। और ऐसो भी वीडियो को यदि डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर आसानी से आप वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हैं। जहाँ तक प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक आपको दिखलाई पड़े और लिख भी सकें। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। आयनों का डीपी का मान। तो पहले कैटायन के लिए तो कैटायन में K प्लस Na प्लस Ca प्लस 2 Mg प्लस 2 Al प्लस 3 Zn प्लस 2 H प्लस ये जो है DPE का घटता क्रम है। अब इसी में धनायन का कैथोड पर जमा होने की प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम होगा। ये का उल्टा चलता है। डीपीई का मान जैसे जैसे घटेगा, जो जस्ट अभी हम लोग देखे, उसका जो है जमा होने का प्रवृत्ति क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो डीपीई का मान जाकर के जो है हमको, यदि इसका अधिक है तो इसका जो है घटने का माने जमा होने का प्रवृत्ति कम होगा, और उसका जो है सबसे कम है तो इसका जो है सबसे अधिक होगा जमा होने का प्रवृत्ति। मतलब K प्लस और Ag प्लस दोनों एक ही विलयन में यदि प्रेजेंट रहे तो पहले कौन जमा होगा, Ag प्लस जमा होगा, K प्लस बाद में जमा होगा। जो जस्ट अभी बताए कार्नेलाइट में, तो कार्नेलाइट में पोटासियम और Mg प्लस 2 दोनों रहता है, तो दोनों में से पहले कौन जमा होगा, Mg प्लस 2, K प्लस बाद में जमा होगा। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक धनायन यदि एक साथ हमको रहता है तो हम उसके डीपी के आधार पर आराम से बता सकते हैं कि कौन पहले जमा होगा और कौन बाद में जमा होगा। अब इसी प्रकार से एनायन के लिए SO4 माइनस 2 NO3 माइनस 1 OH माइनस Cl माइनस I माइनस। यहां भी जो है DPE का घटता क्रम है, और ऋणायन का एनोड पर जमा होने की प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम है। इस प्रकार एक ही विलयन
एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन उपस्थित हो तो जिसका डीपीई या डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वह आयन पहले जमा होगा। तो इस प्रकार से जमा होने का जो टेंडेंसी है वो हमको यहाँ पर दिखलाई पड़ेगा कि जिसका जाकर के जो है कि हमको डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी का मान कम होगा वह आयन पहले वहां पर जमा होगा। तो ये जाकर के इस थ्योरी का जो है हालांकि संक्षिप्त रूप है, यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम लोग को अपना सिलेबस का दायरा भी देखना पड़ता है। ये चूंकि आपके सिलेबस में कहीं लिखित नहीं मिलता है, ये बेसिक चीज है, इसलिए आपके मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसमें जाकर हमको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हमको यहाँ पर जाकर के देख रहे हैं कि हमको कहाँ कहाँ क्या जरूरत होगा, तो उसके आवश्यकता अनुसार जो आपके इंटर के सिलेबस में पूछता है क्वेश्चन उसके लिए सफिशियंट है, उतना जाकर के जो है कि हम आराम से इसको डील कर सकते हैं। हालांकि इसका बहुत लंबा क्रम है और सारे धनायन और सारे ऋणायन है, तो वो जाके हायर क्लास में आपको देखने का मौका मिलेगा। लेकिन तत्कालिक यहाँ पर जाकर के जो है कि हम लोग इतना सा ऑर्डर यहाँ पर देखें कि जिसमें जाकर के जो है कि हम आराम से बता सकते हैं कि एक ही विलयन में एक से अधिक धनायन या ऋणायन प्रेजेंट रहेगा तो कौन सा आयन पहले जमा होगा, कौन सा धनायन या कौन सा ऋणायन पहले जमा होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl तो इसमें हम लोग देखते हैं केस 1 फॉर मोल्टेन स्टेट। जब NaCl की द्रवित अवस्था का वैद्युत अपघटन कराया जाता है तब यह निम्नांकित रूप में विघटित
होता है। NaCl मोल्टेन। Na प्लस और Cl माइनस, तो Na प्लस और Cl माइनस के रूप में टूटेगा। अब ये जाकर के जो है कि एट एनोड, जो हम लोग पिछले एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं आरएनए सिद्धांत में कि Cl माइनस, यदि यहाँ दो मोलेकुल लेते हैं तो 2 तो 2Cl माइनस Cl2 के रूप में जमा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और कैथोड पर ये Na प्लस इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 2Na के रूप में जमा होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कि जब जाकर के जो है कि NaCl के द्रवित अवस्था का विद्युत अपघटन कराया जाता है तब यह निम्नलिखित रूप में विघटित होता है। और विघटन के पश्चात हमें क्या होता है, Cl2 एनोड पर जमा होता है और Na कहाँ जमा होता है, कैथोड पर। इतना हम लोग जान गए। अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं कि मोल्टन स्टेट नहीं ले करके यदि हम इसका लें, एक्वस सॉल्यूशन लें या कोई और चीज मिला हुआ रहे उसमें, जैसे वहां पर जस्ट बताए कि एक से अधिक कंपाउंड रहेगा मिला हुआ, तब क्या होगा। तो यहाँ भी एक से अधिक कंपाउंड, एक तो नमक लेते ही हैं, सोडियम क्लोराइड है ही, अब साथ में उसमें जल मिला देते हैं। तो जल मिलाने के बाद कैसे होगा, सो देखिए, लिख लिए होंगे। केस 2, for aqueous solution, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाएगा। तो ये किस रूप में टूटेगा उसको पहले देखें। ये तो टूटेगा ही, साथ में जल जो लिए हैं वो भी टूटेगा H प्लस OH माइनस के रूप में। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहां पर क्या देखते हैं, Na प्लस H प्लस Cl माइनस OH माइनस, तत्कालिक यहां पर 2 मोलिक्यूल ले लेते हैं इसका भी। तो क्या देखते हैं, धनायन 2 ठो है घोल में, ऋणायन 2 ठो है। तो अभी जस्ट मैंने बोला कि एक से अधिक जब धनायन या एक से अधिक जब ऋणायन प्रेजेंट रहेगा घोल में, तब हमको डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी, अभी जस्ट इसके पहले में जब देखे मोल्टेन स्टेट था तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं था, सीधा जो है ऋणायन जो है जमा हो रहा था एनोड पर और धनायन जमा हो रहा था कैथोड पर। लेकिन यहां पर ऋणायन 2 ठो है, धनायन भी 2 ठो है। तो एक से अधिक धनायन या एक से अधिक ऋणायन जब आ जाएगा तब क्या होगा। तो वैसे कंडीशन में चलते हैं एट एनोड। एनोड पर क्या हो रहा है पहले उसको देखें। तो एनोड पर जमा होगा, दोनों में से कोई तो मार करेगा जमा होने के लिए। तो यहां पहले देखना होगा कि चूंकि DPe ऑफ Cl माइनस कम होता है DPe ऑफ OH माइनस। अभी जस्ट ऑर्डर देख चुके हैं, उस ऑर्डर में देखे, उस क्रम में देखे कि Cl माइनस का DPe का मान, डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी का मान जो है OH माइनस के तुलना में कम होता है। और मैंने बोला कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वो पहले जमा होगा। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, इसलिए Cl2 माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में जमा हो जाएगा एनोड पर एट कैथोड। अब कैथोड पर क्या होता है सो देखें। कैथोड पर इस दोनों में से तुलना होगा, तो चूंकि DPe ऑफ H प्लस इज लेस देन
DPE ऑफ Na+, तब वैसे कंडीशन में H+ रिलीज होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बट इन सॉल्यूशन विलियन में क्या बचता है लास्ट में, तो लास्ट में बचता है Na+ और OH-, तो ट्वाइस NaOH के रूप में जमा होगा। तो ये था एक्वस सॉल्यूशन। जब लिए तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर Na नहीं मुक्त हो रहा है, Na यहाँ जमा हो रहा है किस रूप में, कास्टिक सोडा के रूप में। जबकि मोल्टेन स्टेट जब लिए थे तब वहां पर सोडियम जमा हो रहा था प्लेट पर। कौन सा प्लेट, तो कैथोड प्लेट पर। अब ये घटना घटित हो रहा है, इसको और हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। उसके बाद इसी रिएक्शन को हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में लिख सकते हैं। संक्षिप्त में क्या होगा, और इतना तो दिखलाना जरूरी नहीं है। एनोड पर ये होगा, सिर्फ कैथोड पर चेंजिंग होगा। कैथोड पर क्या होगा, 2Na+ प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये H2 प्लस ट्वाइस NaOH ये सॉल्यूशन में रहेगा और ये गैस के रूप में जमा हो जाएगा कैथोड प्लेट पर। तो इस रिएक्शन को हम लोग जो लिखे अभी जस्ट माने एक्वस सॉल्यूशन वाला, तो संक्षिप्त में इतना भी हम लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस वही रिएक्शन, सेम रिएक्शन है, वहां थोड़ा तोड़ दिए, अलग अलग दिखला दिए कि किसका DPE कम है, किसका DPE ज्यादा है। जिसका कम होगा वो पहले रिलीज होगा। यहाँ डायरेक्ट कर दिए हम लोग, अंडरस्टूड समझ लिए, मैंने आप पहले से मान लिए कहाँ इसका हमको ज्यादा हो मैंने कम होता है तो ये पहले रिलीज होगा, और हाइड्रोजन का कम होता है इस दोनों में तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, ये मान के चल लिए हम लोग। लेकिन वहां स्पष्ट दिखला दिए कि Cl- और OH- में तुलना करते हैं तो Cl- का कम होता है, और Na+ और H+ में जब तुलना करते हैं तो H+ का कम होता है। इसलिए प्लेट पर दोनों में जमा होगा, एक जगह Cl2 जमा होगा, एक जगह H2 जमा होगा, और बाकी Na और OH- मिलके NaOH बना देगा। तो ये था सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल। अब इस पर देखिए क्वेश्चन क्या आता है, आ भी चुका है। क्वेश्चन आता है NaCl के द्रवित अवस्था का वैद्युत अपघटन कराने पर Na धातु मुक्त होता है, परंतु इसके जलीय घोल का वैद्युत अपघटन कराने पर Na धातु मुक्त नहीं होता है। क्यों? अथवा सेम क्वेश्चन, NaCl के द्रवित अवस्था का वैद्युत अपघटन से
Na धातु प्राप्त होता है, जबकि इसका जलीय घोल वैद्युत अपघटन के पश्चात NaOH या कास्टिक सोडा देता है। क्यों? तो आंसर एक ही होगा, जितना लिखे ऊपर बस वही रहेगा। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन रहे तो हम उसको आराम से दिमाग में बैठा के जब देखेंगे, वहां पर सेटिंग करके देख लेंगे कि केस 1 में जाके हम लोग क्या देखें, मोल्टन स्टेट लेते हैं, द्रवित अवस्था लेते हैं तो सोडियम धातु मुक्त हो रहा है कैथोड पर, जबकि जलीय घोल लेते हैं तो कास्टिक सोडा प्राप्त हो रहा है। वहां पर जाकर के जो है सोडियम धातु मुक्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है तो एक लाइन चर्चा वहां पर करेंगे। वहीं पर जो लिखकर भी दिए हैं कि डीपीई का मान अर्थात डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी का मान जो है Na प्लस के तुलना में H प्लस का कम होता है, इसलिए H प्लस जाके H2 के रूप में मुक्त होगा, वहां पर सोडियम मुक्त नहीं होगा। क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी क्या कह रहा है कि जिसका डीपीई का मान कम होगा वो पहले मुक्त होगा, जिसका डीपीई का मान अधिक होगा वो बाद में मुक्त होगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे आगे जाकर के मेटलर्जी चैप्टर में, जब धातु कर्म पढ़ेंगे तो वहां पर दिया जाएगा सभी क्रियाशील धातु का निष्कर्षण इसके लवण या अयस्क के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन के पश्चात नहीं कराया जा सकता है। क्यों? तो इसका जवाब यहीं पर निहित है कि जितना भी क्रियाशील धातु है, जस्ट हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी में देखें आयन का सबका बढ़ते क्रम और घटते क्रम, तो देखिएगा शुरू में पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सबका जो है डीपीई का मान H प्लस से अधिक है। तो वैसे कंडीशन में जब जलीय घोल लेंगे तो ऑटोमेटिकली H प्लस का डीपीई का मान कम होता है, तो वैसे हालत में H प्लस पहले मुक्त होगा जबकि वो सब धातु बाद में मुक्त होगा। इसलिए वो धातु वहां पर हमको जब जलीय घोल लेते हैं तब उसका वैद्युत अपघटन कराने के बाद धातु कभी मुक्त नहीं होगा, धातु वही लवण के रूप में, जैसे वहां कास्टिक सोडा बना तो उसी प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी, जैसे मान लीजिए हमको Mg एग्जाम्पल के लिए MgBr2 है तो Mg +2 + 2Br माइनस IH2O है, H प्लस प्लस OH माइनस, तो फिर वही बात है, इस दोनों में Br माइनस का कम है ऑफ OH माइनस, तो इसलिए एट एनोड Br माइनस Br2 के रूप में +2 इलेक्ट्रॉन के रूप में, जबकि एट कैथोड
Mg+2 का DPe बड़ा होता है DPe ऑफ H+। तो H+ का छोटा, इसका बड़ा, तो ये पहले मुक्त होगा। देयरफॉर 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 के रूप में जमा होगा और फाइनली ये Mg+2 और 2 OH माइनस मिल करके MgOH का होल 2 मुक्त होगा। जैसे वहाँ कास्टिक सोडा मुक्त हुआ था, यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मुक्त होगा। कैल्शियम का लवण लेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुक्त होगा। यदि एल्युमिनियम का लवण लेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मुक्त होगा। तो वैसे कंडीशन में इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो भी धातु का हमको निष्कर्षण करना होगा एक्टिव वाले का, जो क्रियाशील धातु है, तो उसका जलीय घोल लेकर के हम कभी धातु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमको उसको मोल्टेन स्टेट ही लेना पड़ेगा। मोल्टेन स्टेट लेकर इलेक्ट्रिक करंट यदि पास कराते हैं तो पहले धातु मुक्त होगा, तब साल्ट नहीं बनेगा, माने वो जो हाइड्रोक्साइड है वो नहीं बनेगा। अब इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। तो ये था, तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लिए, इसको अपने से जाके फिर सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चन को। चूंकि आंसर ऊपर चर्चा हो चुकी है। बी नंबर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 केस 1 बाय यूजिंग। अब यहां पर इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करता है, PT इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड। इस प्रकार वैद्युत अपघटन कराने पर CuSO4 टूटेगा, Cu+2 इलेक्ट्रोड इनर्ट है, इलेक्ट्रोड को कोई मतलब नहीं है रिएक्शन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड यदि उदासीन है, प्लेटिनम भी उदासीन इलेक्ट्रोड माना जाता है, तो कोई भी उदासीन इलेक्ट्रोड लेते हैं तो हमको सिर्फ रिएक्शन जो कंप्लीट होगा यही होगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रोड यदि एक्टिव रहता है तो उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है, तो वो भी हम लोग जस्ट अभी देखने जा रहे हैं। अब यहाँ H2O है, H+OH- एट एनोड। अब यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, DPe SO4-2 बड़ा है DPe ऑफ OH-, therefore OH- O2 plus H2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, अथवा इसी को दूसरे रूप में दिखलाते हैं OH- H2O प्लस नेसेंट इलेक्ट्रॉन, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन O2 के रूप में जमा होता है, जबकि एट कैथोड में चूंकि DPe ऑफ H+ छोटा है DPe ऑफ Cu+, देयरफॉर H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 के रूप में जमा होगा, बट इधर जो बचा Cu+2 SO4-2 सॉल्यूशन
जमा होगा। ठीक है, लिख लिए इसको। अब इसी को यदि हम लोग दूसरा केस लेते हैं, by using CU इलेक्ट्रोड या एक्टिव इलेक्ट्रोड, इसको लिख लिए होंगे, मिटा दो। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जब हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं तो इन दिस, इस स्थिति में बस हल्का सा खाली चेंजिंग होगा कैथोड प्लेट पर कि पहले फ्रॉम एनोड, एनोड जो प्लेट लिए हैं कॉपर का, तो वो कॉपर अर्थात इलेक्ट्रोड का कॉपर ऑक्सीकृत हो जाता है। तब जाकर के एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, तो वही Cu+2 Cu के रूप में जमा होता है, बाकी सब कुछ वही होगा जो पिछला में देखे थे। एक थोड़ी सी इसको लिख लीजिए पहले, एक मिसिंग जरा सा हुआ है। ऑर्डर जो वहां लिखाए थे कैटायन वाला में K+, Na+, Ca+2, Mg+2, Zn+2, सॉरी Al+3, बीच में H+ होगा, तब Cu+2 होगा, Hg+2 होगा और Ag+। मतलब कॉपर का जो है कम होता है H+ से, तो वो जाकर के जो है कि थोड़ा सा उसको वहां पर सुधार लीजिएगा। माइग्रेशन थ्योरम जो लिखाए हैं, ऑर्डर जो वहां पर लिखाए थे क्रम DPE का घटता क्रम था, उसको जरा सा एक सुधार कर लेंगे, बस सिर्फ जरा सा उल्टा हुआ है वहां पर H+ और Cu+2 में, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा सा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में H+ को वहां कर दिए थे, गलती से हो गया था, तो वो जाकर के जो है कि हमको अभी जैसे याद आया, तो वैसे स्थिति में जाकर हमको H+ को पहले कर देना है और Cu+2 को बाद में कर देना है, सुधार लेना है जरा सा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी का। तो यहां तक हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी का इसका जो है कि यूज करके एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन जो है उसको बनाना है, बना लीजिएगा। बाकी उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं फैराडे के लॉ के साथ
तब तक के लिए धन्यवाद।